हेलो बच्चों, आपके ही यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एग्ज़ाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के हिंदी ग्रामर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आज बताऊंगा जो इस वीडियो में है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपसे एक भी प्रश्न मिस ना करे। वह प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और लघु उत्तरीय भी हो सकता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखिएगा ताकि आपको बहुत ही बेनिफिट मिले। तो मैं चलता हूँ इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर कि क्या कह रहा है। हिंदी ग्रामर में चैप्टर आपका है वर्ण विचार। क्या है वर्ण विचार? तो हम लोग देखें कि वर्ण विचार क्या है। तो यहाँ पर कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि भाषा, जो भाषा किसे कहते हैं। कितना आदमी पूछता है कि भाषा किसे कहते हैं, आपसे कोई भी पूछ सकता है। तो आप बोलिएगा कि व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चरित वाणी को भाषा कहते हैं। जो व्यक्ति अगर सार्थक वाणी को अगर आपके सामने उच्चारण करता है उसी को भाषा बोलते हैं। अगला आपका कह रहा है कि वर्ण, वर्ण क्या होता है? तो उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सकते। कह रहा है कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं इसको और हम लोग बांट नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। अगला कह रहा है आपका वर्ण का प्रयोग, वर्ण का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? तो कह रहा है कि वर्ण का प्रयोग ध्वनि चिन्ह तथा लिपि चिन्ह दोनों के लिए होता है। वर्ण का प्रयोग ध्वनि चिन्ह तथा लिपि चिन्ह दोनों के लिए होता है। इस प्रकार ये वर्ण भाषा के मौखिक तथा लिखित रूप दोनों रूपों के प्रतीक है। अगला आपका कह रहा है कि अक्षर किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। अगर कोई पूछेगा कि अक्षर किसे कहते हैं, तो किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। अक्षर का उच्चारण वायु के एक झटके के साथ होता है, वायु के एक झटके के साथ होता है। जैसे हमारे कोई अगर अक्षर कहना है क ख, तो मतलब कि एक तरीके में हो जाता है, मतलब एक क्षण में हो जाता है, एक झटके में हो जाता है। अगला कह रहा है आपका कि वर्णमाला, वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अगला कह रहा है कि स्वर, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस ध्वनियों के उच्चारण में समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। अगला आपका कह रहा है कि हर्षव, तो हर्षव में क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे में अ, हर्ष ई। अब कह रहा है कि दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर में क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षव से दुगुना समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ष दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे में आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ। अगला कह रहा है आपका व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे में यहाँ पर दिया है क प्लस अ, क, मतलब कि अ हमारा क्या हो गया, स्वर नॉन हो गया। मतलब कि इसका उच्चारण करने के लिए हम लोग स्वर की सहायता लिए हैं, इसलिए इसको कौन वर्ण बोलेंगे, यानी व्यंजन वर्ण बोलेंगे। इसमें मैं इस वीडियो में मैं जितने भी आपको बता रहा हूँ ये सब आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो आपके हिंदी ग्रामर के कॉपी में रहेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बीच में आप लोग नहीं छोड़ के जाइएगा। आगे कह रहा है कि व्यंजन गुच्छ, जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ एक श्वास के झटकों से बोले जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे में कियारी, स्मरण, मतलब कि एक झटके में बोल रहे हैं और एक साथ बोल रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग व्यंजन गुच्छ कहते हैं। अगला कह रहा है अंतस्थ व्यंजन, तो जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत, ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। जैसे में य, र, ल, व, ये सब हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि बालाघात,
जो बालाघात क्या होता है, तो किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वही बालाघात कहलाता है। जैसे करण, कमल में क्रमशः क तथा म पर बल दिया जाता है, अतः र तथा म पर बालाघात है। कभी कभी पूरे शब्द पर भी बालाघात होता है, कभी कभी पूरे शब्द पर भी क्या होता है, बालाघात होता है। अगला कह रहा है अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या होता है, तो जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगना पड़ता है, यानी लगाना पड़ता है, और जिससे हकार ध्वनि नहीं निकलती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे में प्रत्येक व्यंजन का तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्पप्राण है। जैसे यहाँ पर दिया क, तो क का क्या होगा, तीसरा ग होगा। अगला कह रहा है कि महाप्राण क्या होता है, तो जिस व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हकार की ध्वनि निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। जैसे में ख का क्या होगा, ग। अगला कह रहा है आपका घोष वर्ण, तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रताओं में झंकार उत्पन्न होने से नाद उत्पन्न होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा य र ल क्या है, ह। अगला आपका कह रहा है अघोष वर्ण, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रताएं झंकृत नहीं होती उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण और स स मतलब तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स क्या है, हमारा अघोष वर्ण है। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को बंद कर नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं। अगला कह रहा है कि संयुक्त संपृक्त ध्वनि, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे ही संयुक्त या संपृक्त ध्वनि कहते हैं। कह रहा है कि जब दो ध्वनि मिल जाता है उसी को बोलते हैं क्या, संयुक्त या संपृक्त। जैसे मान लेते हैं कि संभव, तो इसमें स और भ के बीच क्या है, म का मेल है। फिर संगम यहाँ पर कह रहा है, अब कह रहा है कि संगम, संगम मतलब होता है कि किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे ही संगम बोलते हैं। किसी शब्द के अगर उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें जो विराम आता है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग संगम कहते हैं। जैसे में मत जाना, तो शब्द में मत जाना के थोड़ा विराम है कि नहीं यहाँ पर, उसी को बोलते हैं संगम। अगला आपका सवाल है अनुतान। अनुतान भावों की वह स्वाभाविक अभिव्यक्त है जिसके कारण शब्द का अर्थ अस्पष्ट हो जाता है, वह अनुतान कहलाता है। जैसे हमें तो करना ही होगा, जैसे हमें तो करना ही होगा। अगला है उच्चारण स्थान वर्ण, कंठ अ, आ, क, ग, घ, ह और विसर्ग यानी तालु, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, य, समुद्रा, री, ट, छ, ड, ढ, र, संध, तलरी, त, ध, ध, न, स, ओष्ठ, उ, प, ब, भकंठ, नासिक, र, मुद्रा, नासिक, जडंट, ओष्ठो, तालु, नासिकान, ओष्ठ, नासिक, मानसिका, अनुस्वार, कंठ, ओष्ठौ, अवकंठ, तालु, ए। मतलब ये सब दिया हुआ है कि किससे हम लोग बोलेंगे अवकंठ या तालु या नासिक, यह सब का क्या हुआ है, मतलब इसमें मिश्रित करके दिया हुआ है। इसलिए आप लोग इसको क्या कीजिएगा, कापी पर नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहेगा, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस वीडियो को आप लोग दोबारा देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर जो आपके एग्जाम में रहेगा। कह रहा है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान है। क का उच्चारण हम लोग किससे करते हैं, इसका राइट आंसर होगा कंठ। इसमें क कहते हैं क, तो कंठ आ रहा है, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर क। अगला सवाल है, कह रहा है
कि प का उच्चारण स्थान है, प का उच्चारण स्थान क्या होता है? प का उच्चारण, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी ओठ से हम लोग प का उच्चारण करते हैं। अगला सवाल है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, तालू से करते हैं घ। अगला सवाल है, ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, कंठ। अगला सवाल है, कह रहा है कि भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी विचारों की। जो भाषा होता है वह विचार की क्या है? अभिव्यक्ति है। यानी भाषा में हम लोग क्या करते हैं? अपने विचार को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। अब देखिए एक और हम लोग बता देते हैं आपको कि भाषा होता है 3 प्रकार के। एक होता है लिखित, जो हम लोग लिख के बोलते हैं, लिखित जिसे हम लोग बोलते हैं रिटेन लैंग्वेज। दूसरा होता है आपका मौखिक, जिसे हम बोलते हैं ओरल लैंग्वेज, यानी बोलते हैं। और तीसरा होता है सांकेतिक, जो हम लोग इशारा से कहते हैं, उसी को बोलते हैं सांकेतिक भाषा। तो वही कह रहा है कि भाषा किसकी अभिव्यक्ति है? तो विचारों की अभिव्यक्ति है। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। अगला कह रहा है, व्याकरण वह ज्ञान है जो, व्याकरण वह ज्ञान है जो क्या करता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, घ का उच्चारण स्थान है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग का उच्चारण हम लोग किससे करते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, कंठ से करते हैं। किससे करते हैं? कंठ से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है? निम्नलिखित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 6। अगला सवाल है, दीर्घ उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दीर्घ उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। देखिए बच्चों, आप लोग बहुत ही अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आपके एग्जाम में हिंदी में यही सवाल अधिकांश रहता है, इसलिए आप लोग इससे मतलब अकताइएगा नहीं, बेचैनी नहीं होइएगा। आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक ध्यान को एकत्रित करके इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आप जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हम सही बोल रहे थे। अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है? निम्नलिखित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, भ। अगला सवाल है, कह रहा है कि किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, ए। अगला सवाल है, कह रहा है कि किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है? किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओठ के सहयोग से होता है? राइट आंसर होगा ए नंबर, ओ। अगला सवाल है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी नासिक, नाक से हम लोग बोलते हैं, जो कंठ बोलते हैं, कंठ, मंच। अगला सवाल है, जिस स्वर ने, कह रहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी उसको बोलते हैं हर्ष स्वर। अभी हम लोग देखे हैं पीछे वाले ऑब्जेक्टिव नहीं, मतलब देखे हैं लघुत्तरीय में, देखे हैं कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। और दीर्घ में क्या था? जिसमें 2 मात्रा का यानी हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो हर्ष स्वर कहते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उस स्वर के नाम से जाना जाता है। देखिए आपका चला है यहाँ पर, इसका राइट आंसर क्या होगा बोलिए तो? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी यहाँ पर दार्घ लिखा गया है, लेकिन होगा आपका दीर्घ स्वर। क्या होगा आपका? दीर्घ स्वर, यानी हर स्वर से दुगुना समय लगता है
अगला सवाल है, कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, भाषा कहते हैं। अभी मैंने ऊपर दिखा है। अगला सवाल है, कह रहा है कि किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अगला सवाल है, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, स्वर कहते हैं। अभी मैंने ऊपर देखा है। अगला सवाल है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? इसकी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी व्यंजन कहते हैं। अभी बताया है मैंने कि जिस वर्ण के उच्चारण में अगर स्वर की सहायता लेते हैं तो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हम क लिखते हैं तो क प्लस अ, तो हमारा अ इसमें क्या हो गया? अ हो गया हमारा स्वर वर्ण। तो मतलब इसकी सहायता हम लोग ले रहे हैं, किसकी? तो स्वर की, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। अगला सवाल है, कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत, ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अगला सवाल है, किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह क्या कहलाता है? अभी मैंने ऊपर देखा है, बोलिए क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, बालाघात कहते हैं। जब किसी शब्द पर हम लोग जोर देते हैं, बल देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बालाघात कहते हैं। क्या कहते हैं? बालाघात। अगला सवाल है आपका, जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे होकर ध्वनि नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। अगला सवाल है, प्रत्येक व्यंजन का पहला और तीसरा तथा पांचवा वर्ण को कहते हैं। तीसरा तथा पांचवा वर्ण को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, अल्प प्राण कहते हैं। अगला सवाल है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हकार की ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, महाप्राण कहते हैं। अगला सवाल है आपका, प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, महाप्राण कहलाता है। अगला सवाल है, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, संयुक्त ध्वनि कहते हैं। संयुक्त के मतलब होता है कि मिलना, जोड़ना, ज्वाइंट। अगला सवाल है, निम्नांकित में से संयुक्त ध्वनि कौन है? निम्नांकित में से संयुक्त ध्वनि कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, त्र क्या है हमारा? संयुक्त ध्वनि है, त्र। अगला सवाल है, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, संगम कहते हैं। विराम आता है तो क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित में उष्ण वर्ण कौन है? निम्नांकित में उष्ण वर्ण कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, तालाबे सा क्या है हमारा? उष्ण वर्ण है। अगला सवाल है, निम्नांकित में अंतस्थ कौन है? अंतस्थ कौन है आपका? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर नहीं दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा, यानी वह क्या होगा? वह हमारा क्या है? अंतस्थ व्यंजन, यानी य, र, ल, व, यह हमारा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। चार गो हमारा क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। कौन कौन? य, र, ल, व। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला सवाल है, निम्नांकित में एक मात्रिक मूल स्वर कौन है? एक मात्रिक मूल स्वर कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, अ, सिर्फ अ। अगला सवाल है, कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 11 होता है। क्या होता है? 11। अगला सवाल है, हिंदी भाषा किस
लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए नंबर, यानी देवनागरी लिपि में हम लोग हिंदी भाषा लिखते हैं। अगला सवाल है, कराई कि वर्गों के समूह को कहते हैं। वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे आपका है पदबंध, जो क्लास 10th का, ये भी हिंदी व्याकरण से है। तो देखेंगे आज हम लोग इसमें पदबंध के बारे में देखेंगे कि पदबंध क्या होता है, जो आपके क्लास 10th के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी व्याकरण में आपको पूछा जाएगा पदबंध। इससे आपके पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसको भी अच्छे से देखिएगा। तो मैं बता रहा हूँ आगे। आपका चैप्टर है पदबंध। तो पदबंध क्या है देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि जो पदबंध होता है, वाक्य के उस भाग को जिससे एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं, पूरा अर्थ नहीं देते हैं, पदबंध कहलाते हैं। कह रहा है कि वाक्य के उस भाग को जिससे एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं, पूरा अर्थ नहीं देते हैं, पदबंध कहलाते हैं। आगे कह रहा है कि इसे वाक्यांश भी कहते हैं। पदबंध को हम लोग वाक्यांश भी कहते हैं। जैसे मैं भोजन करने के पहले मैंने स्नान किया, इस वाक्य में भोजन करने से पहले क्या है? पदबंध है। क्या है? पदबंध है। अब कह रहा है कि पदबंध के कार्य क्या होता है। पदबंध के कार्य देखेंगे हम लोग कि पदबंध के कार्य क्या होता है। तो इसका होता है संज्ञा का कार्य करना, सर्वनाम का कार्य करना, विशेषण का कार्य करना, क्रिया का कार्य करना, क्रिया विशेषण का कार्य करना। यह पदबंध के क्या होता है? काम होता है। आगे कह रहा है पदबंध के भेद। पदबंध के भेद मतलब कितने होते हैं? तो इसका एक नंबर में कह रहा है कि संज्ञा पद संज्ञा का कार्य करने वाला पद समूह। दूसरा कह रहा है कि सर्वनाम पद बंध सर्वनाम का कार्य करने वाला पद समूह। अगला आपका कह रहा है विशेषण पद विशेषण का कार्य करने वाला पद समूह। क्रिया पद क्रिया का कार्य करने वाला समूह। आगे कह रहा है क्रिया विशेषण पद क्रिया विशेषण का कार्य करने वाला पद समूह। मतलब कि यह सब आपका क्या था? पदबंध के प्रकार था। पदबंध किसे कहते हैं वो आपका था। आगे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलते हैं हम लोग पदबंध के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वाक्य के उस भाग को जिससे एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं, पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी पदबंध कहलाते हैं। मैंने अभी ऊपर देखा है। अगला सवाल है, कह रहा है कि संज्ञा का कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, संज्ञा पद बंध कहते हैं। अगला सवाल है, सर्वनाम का कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम पद समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम पद समूह कहते हैं। अगला सवाल है आपका, विशेषण का कार्य करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? विशेषण के कार्य करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, विशेषण पद समूह कहते हैं। अगला आपका सवाल है, क्रिया का कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, क्रिया पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया पदबंध। क्या कहते हैं आपका? क्रिया पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया पदबंध। अगला सवाल है, कह रहा है कि क्रिया विशेषण का कार्य करने वाला पद समूह क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, क्रिया विशेषण पदबंध। अगला सवाल है, कुंदन की सफलता का समाचार सुनकर अभिनव प्रश्न हो उठा। इस वाक्य में कुंदन की सफलता का समाचार कैसा पदबंध है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, संज्ञा पदबंध है। क्या है? संज्ञा पदबंध। अगला सवाल है, खून करने वाले डाकुओं में कुछ दयालु भी होते हैं। इस वाक्य में खून करने वाले डाकुओं में कौन सा पद है? इसका राइट आंसर होगा आपका
बी नंबर सर्वनाम पदबंध। अगला सवाल है, कह रहा है कि अंधेरा होने के पहले ही माँ घर आ जाएगी। इस वाक्य में अंधेरा होने के पहले किस पदबंध का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर क्रिया विशेषण पदबंध। क्या होगा? क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। अगला सवाल है, कह रहा है कि किस वाक्य में समस्त पद समासिक पद का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर प्रयोगशाला में छात्र प्रयोग कर रहे हैं। इसमें समासिक पद का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया। इस वाक्य में रात को पहरा देने वाला कैसा पदबंध है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर संज्ञा पदबंध है। अगला सवाल है, उगते हुए सूर्य को नमस्कार में उगते हुए क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर पदबंध है। क्या है? पदबंध है। अगला सवाल है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इसमें यह वाक्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर संज्ञा पदबंध है। अगला सवाल है कि धीरे चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बी नंबर विशेषण पदबंध। अगला सवाल है, बिजली सी फुर्ती दिखाकर अपने बालक को गिरने से बचा लिया। बताइए इसमें कौन सा पदबंध होगा? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर सर्वनाम पदबंध। अगला सवाल है, बरगद और पीपल की छनी, कह रहा है कि बरगद और पीपल की घनी छाँव से हमें बहुत सुख मिला। इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर विशेषण पदबंध है। अगला सवाल है, 2 ताकतवर लोग इस चीज को गिरा पाए। इस वाक्य में कौन पदबंध है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर संज्ञा पदबंध है। अगला सवाल है, कह रहा है कि उसका तोता अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी है। इस वाक्य में कौन पदबंध है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर विशेषण पदबंध है, क्योंकि इसमें विशेषता बता रहा है कि अत्यंत सुंदर और क्या है? आज्ञाकारी है, इसलिए विशेषण पदबंध होगा। अगला सवाल है, बातें करने वाले बच्चों में से कुछ पकड़े गए। इस वाक्य में कौन पदबंध है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर सर्वनाम पदबंध है। अगला सवाल है, कह रहा है कि उच्च छत के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति पागल है। इस वाक्य में कौन पदबंध है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर विशेषण पदबंध है, क्योंकि वह क्या है? पागल है। पागल शब्द क्या है? विशेषण है, इसलिए। अगला सवाल है, कह रहा है कि वह बाजार की ओर आया होगा। वह बाजार की ओर आया होगा। इस वाक्य में कौन पदबंध है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर क्रिया पदबंध है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि आया, आना मतलब कह रहा है, इसलिए क्या होगा इसमें? क्रिया पदबंध। क्रिया का मतलब होता है कि किसी काम को करना या होना पाया क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो इसमें काम क्या कर रहा है? मतलब बाजार की ओर आ रहा है, आने का काम कर रहा है, इसीलिए बोलेंगे क्रिया पदबंध। अगला सवाल है कि विरोध करने वाले व्यक्तियों में से कौन नहीं आया। विरोध करने वाले व्यक्तियों में से कौन नहीं आया? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर सर्वनाम पद। कौन सा पद है? यह सर्वनाम पद है। अगला सवाल कह रहा है कि मुझे रिया घर से दिखाई दे रही है। मुझे रिया घर से दिखाई दे रही है। इस वाक्य में कौन पदबंध है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी क्रिया पदबंध है, यानी दिखाई देना। यानी दिखाई देना क्या है? हमारा क्रिया है, इसलिए क्रिया पदबंध है। अगला सवाल है, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। इस वाक्य में कौन पदबंध है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर संज्ञा पदबंध है। संज्ञा पदबंध है। अगला सवाल है, अपने दोस्त के साथ वह चला गया। अपने दोस्त के साथ वह चला गया। इस वाक्य में कौन पदबंध है? तो सी नंबर यानी अव्यय पदबंध है। अगला सवाल है, राकेश नदी में डूब गया। राकेश नदी में डूब गया। इस वाक्य में कौन पदबंध है? राइट आंसर होगा आपका सी नंबर क्रिया पदबंध है। डूबना क्या है? हमारा क्रिया है। डूबना क्या है? क्रिया है।
अगला कह रहा है आपका कि इतनी लगन से काम करने वाला मैं सफल नहीं हो सकता। रेखांकित का पदबंध है। कौन पदबंध है बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, स्वरनाम पदबंध। अगला सवाल है, कह रहा है कि राहुल की बड़ी बहन रिया कल आई थी। राहुल की बड़ी बहन कल रिया आई थी। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, संज्ञा पदबंध। अगला सवाल है, अब खिड़की बंद किया जा सकता है। अब खिड़की बंद किया जा सकता है, इसमें कौन सा पदबंध है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, क्रिया पदबंध है, क्योंकि बंद करना कह रहा है। अगला सवाल है, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, अव्यय पदबंध। अगला सवाल है, मेरी बेटी दिल्ली जा रही है। कौन सा पदबंध है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, संज्ञा पदबंध है। बच्चों ये रहा आपका हिंदी व्याकरण के लघु उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप लोग जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत सारा वीडियो डाल रखा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।